नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बैतूल के मुल्ताई में ताप्ती भक्तों ने पंडित जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बैतूल जिले के ताप्ती भक्तों ने प्रदीप मिश्रा की उस कथा पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कि यमुना ने ताप्ती को श्राप दिया था, इसलिए ताप्ती नदी में अस्थियां गल जाती हैं। ताप्ती को श्रापित नदी बताने को लेकर ताप्ती भक्तों ने अब प्रदीप मिश्रा से मां ताप्ती के दरबार में आकर नाक रगड़कर माफी मांगने की मांग की। भक्तों और मां ताप्ती जागृति मंच ने मां ताप्ती के जन्मोत्सव 13 जुलाई 2024 से पहले उनके दरबार में आकर माफी मांगने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी। साथ ही कोर्ट की शरण लेने की भी बात कही गई। और मां ताप्ती का इस प्रकार का अपमान करने पर हम अत्यंत दुखी है और हम मांग करते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी को ताप्ती मैया से माफी मांगना चाहिए और मां ताप्ती के जल का पान करके इस प्रकार की जो उन्होंने गलती की है उसके लिए क्षमा याचना करना चाहिए। मिश्रा आके माँ सूर्यपुत्री ताप्ती की जन्मस्थली मुल्ताई में ताप्ती मंदिर में आके नाक रगड़ कर माफी मांगे, पूरे ताप्ती भक्तों से माफी मांगी। अगर वो ऐसा नहीं करे तो हम उनके खिलाफ पूरे बैतूल जिले में नहीं पूरे ताप्ती अंचल में जन आंदोलन करेंगे, न्यायालय में उनके खिलाफ परिवार डालेंगे। वाड्रॉप नगर में मेडिकल स्टोर संचालक का एक कारनामा सामने आया। पंडरी गांव के गुप्ता मेडिकल स्टोर में 55 साल की महिला सावित्री कुशवाहा पाइल्स की दवाई खरीदने के लिए यहां पहुंची थी। यहां मेडिकल संचालक ने महिला को झांसे में लेकर मेडिकल स्टोर के अंदर ही पाइल्स की सर्जरी कर दी और इतना ही नहीं, महिला से इलाज के नाम पर 23,000 रुपए भी लिए। सर्जरी के बाद महिला की हालत बिगड़ गई, उसे अंबिकापुर के मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। महिला की यहां दोबारा सर्जरी हुई। पीड़िता के पति ने इसे धोखाधड़ी बताया। पुलिस ने मामले में आरोपी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। वहाँ गए ना ते भाई बाबा सिर था मेरे घरवाली को ना, ते गई तो भाई बोले वो गुप्ता डॉक्टर राजू कि मान ले हम ऑपरेशन करते हैं तो ठीक हो जाओगे, क्योंकि ठीक बा भाई ऑपरेशन कर दा। तो वहीं पर ऑपरेशन वो किए, तो ऑपरेशन करने के बाद तहाँ बहुत सीरियस हो गई। रघुनाथ नगर क्षेत्र के ग्राम हरिगवा की कोई महिला है सुमित्रा साहू, उसका पंडरी के गुप्ता मेडिकल स्टोर के संचालक के द्वारा बवासीर का ऑपरेशन कराया गया था, जिसके बाद उसकी स्थिति नाजुक हुई है और जानकारी मिलते ही पुलिस स्टाफ के द्वारा उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी प्रथम दृष्टया मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, आगे की पूछताछ करके कार्रवाई की जा रही है। मुरैना जिले के कैलारस थाना क्षेत्र में फिल्मी स्टाइल में अपहरण का एक मामला सामने आया। यहां गुजरात के बदमाशों ने 2 युवकों का अपहरण कर लिया और गुजरात के लिए रवाना हो गए। अपहरण की सूचना मिलती थाना प्रभारी सुनील खेमरिया सहित जिले की पूरी पुलिस हरकत में आ गई और 3 घंटे के अंदर घेराबंदी कर 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए बदमाशों में एक युवक वर्दी पहने था और उसके साथ बाउंसर्स थे। बता दें कि कैलारस के रहने वाले युवक ऑनलाइन गेम खेलते थे, जिसका पैसा इन्होंने नहीं दिया। इस कारण से गुजरात के लोग अपना भुगतान लेने कैलारस आए थे, लेकिन जब युवक ने पैसा नहीं दिया तो अपहरण कर लिया। इसलिए उनका किडनैप करके लेके जा रहे थे। वहाँ की अभी हम जानकारी ले रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया है। साइबर का मामला है, साइबर के लिए एक वर्दी वाला एक होमगार्ड का लेके आए थे, कुछ बाउंसर भी लेके आए थे, ये पकड़ने के लिए लेके आए थे। वो सब अभी हमारे हिरासत में है। थाना कैलारस अंतर्गत एक किडनैपिंग की घटना हुई है। उसमें गुजरात के कुछ लोग आकर के 2 व्यक्तियों को उठा करके ले जाते हैं गाड़ी में बिठा करके। उनको पुलिस के द्वारा जो है घेराबंदी करके पकड़ लिया गया है। ग्वालियर में एक आदिवासी किसान के जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत पुलिस अधिकारी से की। किसान ने दबंगों का धमकी वाला वीडियो भी पुलिस अधिकारी को दिया, जिसमें किसान और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस अधिकारी ने किसान को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और मोहना थाना प्रभारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि मोहन थाना क्षेत्र के उम्मेदगढ़ गांव के रहने वाले शशि मोहन की 18 बीघा जमीन पर छोटू तोमर ने कब्जा कर लिया। पीड़ित ने बताया कि दबंग ने अन्य आदिवासियों की जमीनों पर भी कब्जा कर लिया है। दबंग छोटू तोमर का बड़ा भाई गोलू तोमर गांव का सरपंच है। ये सर, मैं अपनी पट्टे की जमीन जोत रहा था, वहाँ पे छोटू तोमर आ गया था। वो क्या मेरी पट्टे की जमीन को नहीं जोतने दे रहा, जिसका नंबर भी है उसमें, 18 नंबर।
जो भी है, वो मेरे को जान से मारनी, पहले तो गाली गलौज की, फिर जान से मारने की धमकी दी। मुझे बोला था मैं अब पट्टी की ज़मीन को करने भी नहीं दूँ, किसी को भी नहीं करने दूँगा। शशि आदिवासी बोल के एक व्यक्ति आया था मुझे मिलने के लिए। उन्होंने शिकायत की है कि उनकी पर्सनल जो ज़मीन है उसमें किसी छोटू तोमर नामक व्यक्ति ने कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस शिकायत के बेसिस पे वहाँ के एसडीओपी घाटीगांव और टीआई से बात किया है और उचित कार्रवाई करने की, वैधानिक कार्रवाई करने की आदेश दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर है भोपाल से, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसे लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति यहां पर तैयार की जा रही है। 1 जुलाई से 19 जुलाई तक सत्र चलेगा। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक इस वक्त जारी है। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की एक महत्वपूर्ण ये बैठक हो रही है। बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने रणनीति तैयार की जा रही है। 1 जुलाई से 19 जुलाई तक सत्र चलेगा और इस दौरान किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, इस पर रणनीति तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार के कारणों की पड़ताल कर रही। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान, जिग्नेश मेवानी और सांसद सप्तगिरी उल्का कांग्रेस नेताओं से हार के कारणों की रिपोर्ट ले रहे हैं। पहले दिन कांग्रेस प्रत्याशियों ने कमेटी को बताया कि उन्हें बड़े नेताओं के दौरे नहीं मिले। ऐन मौके पर कांग्रेस के बड़े दिग्गजों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। दूसरे दिन की बैठक में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि कमलनाथ के दौरे दूसरे क्षेत्र में नहीं हुए। जीतू पटवारी ने बतौर पीसीसी अध्यक्ष जमकर मनमानी की। कांग्रेस से आर्थिक सहयोग प्रत्याशियों को नहीं मिला। संगठन बूथ लेवल तक कमजोर रहा। वहीं जीतू पटवारी का कहना है कि 2 दिनों की बैठक के दौरान बीमारी का पता चल गया, अब जल्दी इलाज शुरू होगा। उधर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस की इस एक्सरसाइज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने कल भी कहा था कि डायग्नोस नहीं होगी बीमारी तो दूर कैसे होगी। तो जो सच है, जो सही है, उसी पे काम होगा। बीमारी पकड़ में आ रही है 100%। इसीलिए तो लंबी 2-2 दिन 3-3 दिन ऐसे पहले मीटिंग चलती थी। क्या चल आने वाले समय में जो संगठन का फेरबदल होगा, जो कसावट होगी, निश्चित रूप से वो आगामी भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी होगी। केवल नाटक नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस के नेता जमीनी सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक नकारा विपक्ष बन के रह गया है। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव में हार के कारणों का पता लगा रही है और इसी कड़ी में रविवार को कांग्रेस ने कांकेर और बस्तर लोकसभा सीट पर मिली हार को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान एआईसीसी सदस्य हरीश चौधरी ने सभी मंडल पालिका जिला पदाधिकारियों और विधायक पूर्व विधायकों से चर्चा की और आने वाले निगम चुनाव में एकजुटता का मंत्र दिया। बैठक के दौरान कुछ पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को कम तजव्वो देने का भी आरोप लगाया। हरीश चौधरी ने बताया कि कांकेर की 2 सीटों पर समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि बैठक की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी जाएगी, उसके बाद इस पर आलाकमान निर्णय लेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से हो रही है। सत्र में पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन का निरीक्षण किया और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सत्र कई मायनों में खास है। सरकार जो भी कानून या विधेयक लेकर आएगी उस पर चर्चा होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की विधानसभा की कार्रवाई लाइव कराए जाने की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनके प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सत्र का आरंभ दिन है। इस सत्र में 14 बैठकें संपन्न होंगी और प्रश्नकाल होगा, ध्यानाकर्षण होगा। जनहित के अनेक मुद्दे विधायकगण रखेंगे और साथ ही सरकार द्वारा प्रस्तुत जो कानून है उन पर चर्चा होगी। मोहन सरकार ने जबलपुर के लम्हेटा बाईपास पर ब्रिज बनाने के लिए मंजूरी दे दी। सरकार की मंजूरी के बाद लोक निर्माण सेतु विभाग ब्रिज बनाएगा। दरअसल बीते 2 सालों से इस ब्रिज के निर्माण को लेकर प्रक्रिया चल रही थी, जिसको अब फाइनल कर टेंडर जारी कर दिया गया। 18 माह के अंदर इस ब्रिज को बनाने का काम किया जाएगा। 52 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये ब्रिज 1400 मीटर लंबा होगा। दावा किया जा रहा है कि ब्रिज के बनने के बाद सड़क हादसे कम हो जाएंगे।
सगड़ा का फ्लाईओवर स्वीकृत हुआ है और उसकी लंबे समय से आवश्यकता थी। एक एक्सीडेंट को लेकर बड़ी वहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वहाँ एक्सीडेंट की संभावना हमेशा बनी होती थी। एक तरह से एक्सीडेंट जोन जैसा वो हो गया था, तो इसीलिए वहाँ पर उसकी आवश्यकता थी। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ सरकार ने भी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं इस पर तंज कसते हुए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा को डर है कि अगर निकाय चुनाव सीधे हुए तो बीजेपी हार जाएगी, इसलिए भाजपा निकाय चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली के साथ ही करवाने का विचार कर रही है। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव कैसे होगा इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस अभी से घबराई है, इसलिए उनके नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, सरकार बुरी तरह से डर गई है कि अगर इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं तो सरकार भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। इसी के डर से वो डायरेक्ट महापौर का चुनाव करना चाह रही है। कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस पार्टी तैयार है और इसके लिए हम लोग तैयारियां शुरू कर ली है। तो निश्चित रूप से यह है कि कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जहाँ तक प्रणाली का प्रश्न है, इस पर बहुत जल्दी हम निर्णय करेंगे कि इस प्रणाली से नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्षों का चुनाव होगा। कांग्रेस फिर से डरी हुई है, घबराई हुई है। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से कांग्रेस को हार मिली है, लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन में कसावट लाने सभी आय और व्यय के प्री ऑडिट के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने पिछले सरकार के ऑडिट प्रक्रिया बंद करने से ऑडिट से बचे बीते 4 सालों की नस्तियों के पोस्ट ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने प्रदेश के सभी 184 नगरीय निकायों के साथ ही नगरीय प्रशासन और विकास विभाग, यांत्रिकी प्रकोष्ठ और राज्य शहरी विकास अभिकरण का भी ऑडिट कराने को कहा। डिप्टी सीएम के निर्देश पर ऑडिट के लिए कार्य योजना अब तैयार की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2200 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू चालान पेश करने जा रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 1 जुलाई यानी कल सुबह 10 बजे इसमें आरोपी अरुणपति त्रिपाठी और अन्य गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ रायपुर के विशेष न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि चालान 10,000 पन्नों से भी ज्यादा का है। इस चालान में अरुणपति त्रिपाठी के अलावा रायपुर महापौर के बड़े भाई अनवर ढेबर, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा सहित अन्य व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि 21 जून 2024 को यूपी पुलिस के एसटीएफ टीम ने अनवर ढेबर को रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। अनवर ढेबर की गिरफ्तारी शराब घोटाले से संबंधित एक एफआईआर से जुड़ी हुई है। फिलहाल अनवर ढेबर यूपी के मेरठ के एक जेल में न्यायिक हिरासत में 1 जुलाई तक के लिए बंद है और आधिकारिक सूत्रों की माने तो कारोबारी अनवर ढेबर और अन्य आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि शराब घोटाले में प्रस्तुत किए जाने वाले पहले चालान में 1 जुलाई को संयोगवश अनवर ढेबर के न्यायिक हिरासत के खत्म होने की तारीख ये टकरा रही है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ढेबर मेरठ जेल से निकल भी जाए तो चालान पेश होने की सूरत में उसे दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है। और सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि शराब घोटाले मामले में अन्य आरोपियों के बाद अनुपूरक चालान भी पेश किया जाएगा। बढ़ते आगे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना की कमान संभाल ली है। भारतीय सेना के 30वें प्रमुख जम्मू कश्मीर राइफल्स में संबंधित है और इस साल फरवरी से उप सेना प्रमुख थे। वे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने 4वीं और 5वीं की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर अंबिकापुर से की। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई रीवा के सैनिक स्कूल से की। 15 दिसंबर 1984 को उन्हें जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन में कमीशन मिला। उपेंद्र द्विवेदी ने कश्मीर घाटी और राजस्थान के रेगिस्तान में सक्रिय आतंकवाद विरोधी अभियानों में अपनी बटालियन की कमान संभाली। वे मेजर जनरल के रूप में असम राइफल्स के महानिरीक्षक और ब्रिगेडियर के रूप में सेक्टर कमांडर रह चुके हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को कई स्टाफ के साथ काम करने का अनुभव है, जिसमें पंजाब के मैदानों में सशस्त्र ब्रिगेड के पारंपरिक संचालन को संभालना, उत्तरी सीमाओं के साथ उत्तर पूर्व में एक माउंटेन डिवीजन को रसद सहायता देना और रेगिस्तान में एक स्ट्राइक कोर का संचालन करना शामिल है। रविंद्र जडेजा ने T20 विश्व कप 2024 में खिताबी जीत के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया। जडेजा ने
सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। बता दें कि जडेजा इंटरनेशनल T20 क्रिकेट को अलविदा कहने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले विराट और रोहित इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे पुल के निर्माण में भिलाई स्टील प्लांट की भागीदारी से आज पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित है। भिलाई स्टील प्लांट की इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने अपने एक्स अकाउंट पर इस उपलब्धि की पोस्ट कर इसे छत्तीसगढ़ का गौरव बताया। बता दें कि चिनाब नदी पर बने विश्व के इस सबसे ऊंचे पुल से ट्रेन बादलों के बीच से होकर गुजरेगी और इसका ट्रायल भी पिछले दिनों हो चुका है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बना यह पुल नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर है। 1.3 किलोमीटर लंबा यह पुल पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। मध्य प्रदेश के इंदौर और छत्तीसगढ़ के भिलाई में रविवार को बारिश हुई। भिलाई में सुबह से बादल छाए रहे, दोपहर बाद यहां पर बारिश हुई। वह इंदौर में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। फिलहाल बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।